हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत सर। और आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब यहाँ पे वर्ड है फाइनेंस और मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस क्या है और ये हमारा मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, फाइनेंस मीन्स एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू मनी, ये आप जानते होंगे। फाइनेंस मतलब क्या हो गया, जहाँ पे कोई भी चीज़ पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें हो। ठीक है, और मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा कि द आर्ट ऑफ मैनेजिंग थिंग्स, जिस चीज़ को हम इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मैनेज करते हैं। तो पैसे को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मैनेज करना, ये एक लेमेंस लैंग्वेज में हुआ। ये इसको टेक्निकल लैंग्वेज में देखा जाए, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड। देखो, एक्विजिशन, यहाँ पे वर्ड क्या आया, एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? देखो, एक्विजिशन का मतलब होता है टू एक्वायर करना, कि हम फंड को कैसे एक्वायर करें। जैसे आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में भी कि अगर हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं, शेयर इशू करते हैं, लोन ले सकते हैं, तो पैसे रेज करने के काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे या तो इक्विटी शेयर हो गया, या तो प्रेफरेंस शेयर हो गया, या तो डिवेंचर हो गया, यस और नो, बैंक लोन हो गया। तो हम पैसे बहुत जगह से एक्वायर कर सकते हैं। और जब हम पैसे एक्वायर कर लेंगे, हम पैसे क्यों एक्वायर करेंगे? कोई बिजनेस पैसे क्यों एक्वायर करेगा? ताकि उसके कुछ काम होंगे ना, उसी तो पैसे ले रहा है ना। और फिर जब वो जिस पर्पज़ के लिए पैसे ले रहा है, उसका तो क्या करेगा, जब पैसे उसे मिल जाएंगे तो वो इसको फिर अलग अलग कामों में लगाएगा। तो इसी को हम एलोकेट करते हैं। तो ये होता है एलोकेशन ऑफ फंड। सो दिस इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये 3 प्रोसेसेस मेन इसमें फॉलो किए जाते हैं। कौन कौन से प्रोसेस? पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। सो दिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रेजिंग कैपिटल और एक्वायरिंग फंड्स टू सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट एंड अदर एक्टिविटीज़। देखो, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस पैसे आखिरकार क्यों लेगा भाई? कोई अपने पॉकेट खर्चे चलाने के लिए थोड़ी ले रहा है। उसे या तो बिजनेस के लिए कैपिटल रेज करने की ज़रूरत है। कैपिटल आखिरकार वो रेज क्यों करेगा? कि अपने बिजनेस फंड को चलाना है इफेक्टिवली, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, कहीं नई जगह ब्रांचेस खोलने हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए, या पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है उसे, यस और नो। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेंगे, फिर लोन के पैसे से क्या किया, कोई 4 व्हीलर या ट्रक वगैरह खरीद लिया। फिर उस ट्रक को क्या किया, हमने रोडवेज पे चलाया, रोड पे चलाया, उससे हमारा इनकम आया। फिर हमने क्या किया, उससे लोन को रिपे कर दिया। या कोई भी अदर एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे करने की ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ नोन एज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट। पैसे को हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया, कि पैसे हमने लोन पे लिया और हमने इन्वेस्ट किया। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, बैंक से पैसा लोन ले लेते हैं और शेयर मार्केट में लगाते हैं। बहुत हाई प्रॉफिट हो गया तो पैसा फिर वो कुछ रख के फिर वो रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, हमने ज़मीन एक्वायर किया, लैंड हमने खरीदा बैंक के लोन से, उस ज़मीन पे हमने कोई मैरिज हॉल बना दिया, उससे हमें रेंटल इनकम आना स्टार्ट हुआ, तो हमें एसेट भी मिल गया और हमें उस एसेट से पैसे भी कमाने स्टार्ट कर दिए। या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसे कोई बहुत महंगी मशीन खरीदनी है जिसकी कॉस्ट 1 करोड़ रुपये है, वो अपने खुद के पैसे, पर्सनल पैसे को नहीं लगाना चाहता है, वो बैंक से लोन लेके कर सकता है। तो दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। अब जब हम एसेट में पैसे को एलोकेट करेंगे तो अब ये या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब जो हम काफ़ी लंबे समय तक हम उसको यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद में हम रिपे करेंगे। या हमें कोई शॉर्ट टर्म हमें नीड है, जैसे कैश का क्रंच हो गया, कैश की हमें डिफिशियंसी हो गई है, हमें कुछ प्रॉब्लम फाइनेंशियल इमीडिएट आ चुके हैं जिसके लिए हमें पैसे चाहिए, तो हम उसके लिए पैसे को लेंगे। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग का मतलब क्या हो गया? देखो, इसको आप ध्यान से समझना। जब हम कंपनीज में जो लोग पैसा लगाते हैं, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, वो लोग जब पैसा लगाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, जब सपोज मान के चलो कि मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे 100 रुपये के, तो मैं उस कंपनी में फॉर एवर मैं इस कंपनी को उसका खरीदा। अगर मैं क्यों खरीदूंगा कि भाई मुझे इस बात का एक्सपेक्टेशन है कि मेरा 100 रुपया एक दिन 110 रुपये हो जाएंगे, तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है ना कि मुझे प्रॉफिट होगी, मेरा 100 रुपये 110 हो जाएगा, तो कंपनी को मुझे 10 रुपीज़ ये प्रॉफिट मुझे देनी पड़ेंगे। ठीक है, तभी तो उनसे लोग लॉन्ग टर्म में जुड़ेंगे। जैसे मैं बैंक में पैसा क्यों लगाता हूँ, कि मैं बैंक में पैसा इसलिए जमा करता हूँ कि अगर आज मैंने 100 रुपये जमा किया तो 1 साल के बाद मुझे 107 रुपये वापस मिलेंगे। तो ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट या अर्निंग की बात क्यों हो रही है? देखो, अर्निंग इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे हम इक्विटी शेयर होल्डर्स या शेयर होल्डर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, जिन्हें डिविडेंड की इनकम दी जाती है, तो उन्हें पैसा देना होगा। भाई हम उन्हें कितना डिविडेंड दें? ठीक है, वो फ्री में तो पैसा लगा नहीं रहे, तो इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
अर्निंग। तो हम इन तीन चीज़ों के काम करने के लिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सहारा लेते हैं। इन एसेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द फ्लो ऑफ फंड्स इनटू विद इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू एंड मिनिमाइजिंग रिस्क। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये किस लिए किया जा रहा है? ताकि जो कंपनी के जो ओनर्स हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके पैसे को हम क्या कर सकें और मैक्सिमाइज कर सकें, और कंपनी के होने वाले रिस्क, किस तरीके के रिस्क की यहाँ बात हो रही है? फाइनेंशियल रिस्क, किसी तरीके का हमारे लॉस ना हो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लंबे समय तक चलता रहे, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो, इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ते रहे, उन्हें रिटर्न मिलते रहे, ताकि वो बिजनेस में कंटिन्यूसली पैसा लगाते रहें। सो दिस इज़ नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो आखिरकार फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बिजनेस के लिए क्या रोल प्ले करता है वो, ठीक है, आइए इसको देखा जाए। ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ ए कंपनी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो कंपनी में किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होगा, चाहे वो कोई चीज़ सेल कर रही हो, क्या कोई चीज़ परचेज कर रही हो, चाहे हम किसी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, पैसे से जुड़े कोई भी चीज़ होती है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या होगी? अफेक्ट होगी। द कॉमन एक्टिविटीज़ एंड एरियाज विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर, पहला है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखो हमें अगर कोई एसेट हमें खरीदना है, हम कोई एसेट खरीदना चाह रहे हैं, जैसे अगर सपोज मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं, मैं सोच रहा हूँ यार मुझे बाइक खरीदनी चाहिए। अब 1,00,000 रुपए में मैं या तो बुलेट, देखो बुलेट तो नहीं मिलता होगा, मुझे पता है थोड़ा महंगा मिलता है, बट एज्यूम कर लो बुलेट भी है, और 1,00,000 रुपए में मुझे हीरो होंडा का कोई होंडा साइन की गाड़ी भी मुझे मिल रही है, अगर इमेजिन करो, ठीक है। अब मैं पैसे से बुलेट खरीदूंगा या साइन खरीदूंगा, तो इसे कहा जाता है हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहा जाता है कि हम किसी पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका डिसीजन लेगा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके पीछे बहुत कैलकुलेशंस होते हैं। हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, इसमें ये आगे आप पढ़ोगे ROI, कि हम जो पैसा जिस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमें कितना रिटर्न मिलेगा, तो उस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि हमारा जो फिक्स्ड एसेट होगा उसका साइज क्या रहेगा, उसमें और कंपोजिशन मतलब और कितने फिक्स्ड एसेट्स उसमें हम एक्वायर करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि कंपनी कितना पैसा प्लान कर रही है, हाउ मच कैपिटल कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट, और वो कितना इन्वेस्ट करेगी, ये डिसीजन क्या होगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू लिया जाएगा। उसके लिए फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि पैसा, कंपनी का पैसा कहाँ लगाना है, ठीक है। सेकेंड, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट्स। अब देखो फिक्स्ड एसेट भी है तो करेंट एसेट्स भी होगा, दैट इज क्वांटम ऑफ करेंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री और receivables. The amount of current assets and its division in cash, bills receivable, inventories also depend on financial decisions. It depends upon the amount of fixed assets, credit policy of company, inventory management, etc. देखो हम जब बिजनेस हम करेंगे तो हमें तो कुछ सेल परचेज भी तो करना होगा। आप बिजनेस कर रहे हो, आपको सामान ऑफर कर रहे हो, कस्टमर को सेल करने के लिए तो कर रहे हो, तो जब आप करोगे तो आपको करंट एसेट्स भी तो चाहिए होंगे। देखो करंट एसेट्स क्या होता है, जो हम बिजनेस में जिनका क्या होता है रेगुलर बेसिस पे जिससे हम कुछ ट्रांजेक्शन्स हमारा होते रहता है। जैसे फिक्स्ड एसेट्स तो चेंज नहीं होते, वो फिक्स्ड होते हैं, बट करंट एसेट जो हम डे टू डे बिजनेस में क्या होते हैं उनके ऊपर अफेक्ट आता है। तो अब ये डिपेंड करेगा कंपनी की पॉलिसीज़ कैसी है। हम कंपनी को हम जैसे यहाँ पे आपने देखा एक वर्ड क्रेडिट पॉलिसी, कोई अगर कस्टमर हमसे उधार लेने के लिए आता, कोई सामान उसने खरीदा तो हम उसे उधार देंगे, कितना देंगे, हम कितना करंट एसेट, अगर हम स्टॉक का प्रोडक्शन कर रहे हैं कंपनी में तो हम कितना स्टॉक प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियसली या जो आप इसको बोलो कि हम गुड्स सेल करने का जो हम प्लान कर रहे हैं हम कितना प्रोड्यूस करेंगे स्टॉक, ये तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा किस पे, कि आपके पास फिक्स्ड एसेट कैपेसिटी कितनी है। सपोज अगर मेरे पास एक मशीन होगा, उस मशीन से अगर हम 100 यूनिट किसी गुड्स का प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये फैक्टर डिपेंड हुआ हमारा किस पे, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर में भी, ठीक है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर आपने पैसा जितना लगाया होगा, आप क्या प्लान कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं करंट एसेट्स की किसके ऊपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर में। अब देखो द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स डिवीजन। अब करंट एसेट्स में क्या आता है, कैश आता है आपका, बिल्स रिसेबल आते हैं, यस और नो,
डेटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में इंक्लूड की जाती हैं। तो इनका कंपोजिशन कितना होगा, कितना कैश आप रखोगे, भाई इतना पैसा आप कैश में रखो, इतना पैसा आप बैंक में रखो। आप डेटर्स को जब आप क्रेडिट पे दे रहे हो तो कितने दिन के लिए आप किसी डेटर को सामान उधार पे दोगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आइए अब देखा जाए अगले टॉपिक को। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। देखो हम लॉन्ग टर्म में कितना फंड रखेंगे और शॉर्ट टर्म में कितना फंड रखेंगे, ये भी एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आइए इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। द अमाउंट टू बी रेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज फॉर द शॉर्ट टर्म डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो हम फंड रेज करते हैं वो या तो लॉन्ग टर्म होगा या तो वो शॉर्ट टर्म होगा। अब कितना पैसा हम लॉन्ग टर्म में डालेंगे, कितना हम शॉर्ट टर्म में डालेंगे, दोनों के अपने रूल हैं। देखो अगर हम लॉन्ग टर्म में पैसा डालेंगे तो हमें इमीडिएट रिपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें काफ़ी लंबा टाइम मिलता है करने के लिए, ठीक है। और अगर शॉर्ट टर्म में आप लोगे तो आपको पैसा क्या करना होगा, इमीडिएट रिटर्न करना होगा। तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द फर्म विच हैव पॉलिसी ऑफ लिक्विडेशन। देखो लिक्विडेशन क्या होता है, लिक्विडेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, क्लोज किया जाता है, ठीक है। तो वो कंपनियां कैसे प्रेफर करती हैं, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के थ्रू जाती हैं। क्यों, देखो लिक्विडेशन क्या होता है ना, जब लिक्विडेशन होती है तो कंपनी बंद होती है, क्लोज होती है, तो उस टाइम पे क्या करना होता है ना, हमें रिपेमेंट करना होता है, हमें चीज़ें लौटानी होती हैं। बट मान के चलो मैंने कंपनी बनाया, मैंने प्लान किया था कि भाई 5-6 साल कंपनी चलेगी, तो हम कंपनी को बंद कर देंगे, और मैंने बैंक से लोन लिया है 10 साल का, ठीक है। तो मान के चलो कि मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया लिक्विडेशन का, तो ये जो लॉन्ग टर्म डेट्स है इन्हें मैं लेटर ऑन भी पे कर सकता हूँ, मुझे उसको इमीडिएट पे करने का प्रेशर नहीं होगा। अगर मान के चलो कि मैंने शॉर्ट टर्म लोन लिया होता और कभी कुछ ऐसा होता कि हमें कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ता, तब तो हमें इमीडिएटली उस पैसे को रिपे करना होता है, मतलब हमें कुछ टाइम मिल सकता है। देखो पैसे तो लौटाने पड़ेंगे नो डाउट, बट थोड़ा आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, ये डिसाइड करना कि आप शॉर्ट टर्म में लोगे या लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस करते हो, इवन तो चलो तुम लिक्विडेट नहीं भी करना चाह रहे हो, तुम कंपनी को रन करना चाह रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जैसे टेक फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक लोन लेते हो, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। अब क्या होगा कि आप बैंक का भाई आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि आप सपोज तुमने प्रॉफिट अर्न किया, अब वो प्रॉफिट तुम क्या करते, इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते, बट अब क्या हुआ, जो प्रॉफिट आ रहा है वो पैसा पहले कहाँ जा रहा है, इंटरेस्ट को पेमेंट करने में, तो इससे प्रॉफिट क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में तो आपको इतनी इश्यूज नहीं होंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफ़ी लंबे समय तक आपको पैसा रिटर्न करना रहेगा, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट्स एंड इक्विटी। देखो डेब्ट और इक्विटी ये दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं पैसा रेज करने के लिए। आपको जब किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को जब पैसा रेज करना होता है तो वो क्या करता है, वो डेब्ट से भी ले सकता है पैसा रेज, और इक्विटी से भी पैसा रेज कर सकता है, ठीक है। सो द फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एज वेल एज बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड अदर बोरोड फंड सिक्योरिटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स फिक्सिंग इन दिस रेशियो। देखो हम डेब्ट कितना लेंगे, इक्विटी कितना लेंगे, दोनों का आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए, ये भी बहुत मैटर करता है। देखो बहुत ज़्यादा अगर डेब्ट ले लोगे तब तो भाई कंपनी को तो प्रेशर में रहोगे कि भाई पैसे लौटाने ही लौटाने हैं, और डेब्ट में लायबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। बैंक से लोन लिए तो बैंक पर्सनल प्रॉपर्टी भी को भी सेल करेगा, तो ये रिस्क ज़्यादा होता है। इक्विटी तो भाई शेयर होल्डर वाले होते हैं, आप उनसे भी पैसा ले सकते हो, लेकिन आप उन्हें फिर क्या करने होंगे, डिविडेंड देने का पेमेंट प्रेशर रहेगा, टैक्स कट करने का रहेगा, तो ये सब इश्यूज होते हैं। तो हम आइडियली कितना हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ये रेशियो डिसाइड करने में हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है। ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस, all items of profit and loss account are affected by the decision of financial management. Generally, items related to expense and revenue are recorded in PL account. If we pay more interest, depreciation, इट विल इंक्रीज एक्सपेंस एंड अफेक्ट PL अकाउंट। देखो अगर आप बहुत ज़्यादा डेप्ट ले लोगे तो भाई आपको तो इंटरेस्ट का पेमेंट तो लौटाना होगा, और जब इंटरेस्ट आप पे करोगे तो आपका तो प्रॉफिट तो फॉल करेगा ही करेगा। तो ये सब, अगर आपने एसेट ज़्यादा खरीदा तो फिर डिप्रिशिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा, फिर डिप्रिशिएशन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, डिप्रिशिएशन फिर आपका क्या होगा, बैलेंस प्रॉफिट का क्या होता है, फॉल होता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू।